नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम न्यूज ऑन मैप इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पिछले सप्ताह किसी न किसी कारण से चर्चा में रही जगहों के मानचित्रण पर आधारित प्रश्न को लेकर आपके सामने आते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में मानचित्रों से संबंधित जानकारी के लिहाज से आपके प्रश्न गलत ना हो सके। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो कि किसी न किसी कारण से चर्चा में रहे हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हल करेंगे पिछले सप्ताह के अभ्यास प्रश्न को। तो देखिए, पिछले सप्ताह का अभ्यास प्रश्न था कि उत्तरी सेंटिनल द्वीप के बारे में कुछ कथन दिए गए थे, इन पर आपको विचार करना था। सेंटिनल द्वीप हाल ही में चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, आपको इसका उत्तर बताने के साथ बताएंगे। पहला कथन था कि यह अंडमान द्वीप समूह के मध्य समूह के पूर्व में स्थित है। दूसरा कथन, यह द्वीप अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत संरक्षित है, जो 5 समुद्री मील की दूरी के भीतर इसके पास जाने पर प्रतिबंध लगाता है। तीसरा, यह दुनिया की अंतिम बची हुई अलग थलग जनजातियों में से एक सेंटिनलीज का घर है। अब आपको इन कथनों के आधार पर सही कथन का चुनाव करना था। तो देखिए, यह अंडमान द्वीप समूह के मध्य समूह के पूर्व में स्थित है, इसमें कथन में दिया है, जो कि गलत है। पूर्व में नहीं, बल्कि यह स्थित कहां है? पश्चिम में स्थित है। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा और तीसरा, ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, क्योंकि यहां पर इस द्वीप पर किसी भी व्यक्ति का जाना निषिद्ध किया गया है और ये एक कानून के तहत संचालित होती है यहाँ की व्यवस्था, जो कि 1956 का कानून है, जनजाति संरक्षण अधिनियम। क्योंकि यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसका नाम है सेंटिनलीज, और यहाँ पर इस संरक्षित क्षेत्र पर 5 मील की परिधि में आप नहीं जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। यहाँ पर जाने के लिए विशेष परमिट की जरूरत होती है, विशेष कार्यों पर बहुत विशेष कंडीशन में अनुमति दी जाती है। अब यहाँ पर बिना अनुमति के एक व्यक्ति जो कि अमेरिका का यूट्यूबर था यहां पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी हो गई। और ये चूंकि सेंटिनली जनजाति की संख्या, लोगों की संख्या बहुत कम है, ये पीवीटीजीज के अंतर्गत भी शामिल है और साथ ही साथ बेहद संकटग्रस्त स्थिति में है। तो ऐसी कंडीशन में इस प्रकार की जनजाति, जो कि एक बार बहुत पहले औपनिवेशिक दौर में कुछ लोगों को पोर्ट ब्लेयर लाया गया था, जिनका कि इलाज के बाद 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो जनजाति है बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है, एक आक्रामक जनजाति है। इसीलिए सरकार ने भी कदम उठाते हुए इसको पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए किसी भी बाहरी यहां पर हस्तक्षेप की मनाही की है। अब ऐसी दशा में एक अमेरिकी यूट्यूबर का जाना, और 2018 में इससे पहले भी यहां पर एक अमेरिकी मिशनरी व्यक्ति का जाना हुआ, उनकी मृत्यु हुई, इसकी वजह से भी ये सेंटिनलीज द्वीप काफी चर्चा में रहा था। तो इसकी स्थिति के लिहाज से जो पहला कथन है वो गलत है, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही है, क्योंकि सेंटिनली जनजाति जो है वो यहाँ पर रहती है, उसका यह घर है और 5 समुद्री मील की दूरी के भीतर इसके पास जाने पर भी प्रतिबंध है। और जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह द्वीप जो है संचालित होता है। तो इस लिहाज से अगर विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प आपका सी, दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला आपका कथन गलत हो जाएगा। देखिए स्थिति आपकी देखें, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसी के अगर इधर बात करें तो पश्चिमी हिस्से में यहां पर यह द्वीप स्थित है, सेंटिनलीज द्वीप, और इसके 5 मील की परिधि में जाना पूरी तरह से निषिद्ध है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई, कुछ मछुआरों की भी एक बार हत्या कर दी गई। ये लोग अभी भी पुरातन व्यवस्था को ही मानते हैं, पाषाणकालीन व्यवस्था को ही मानते हैं, इस वजह से ये चर्चा में रहा। देखिए, ये प्री नियोलिथिक नेग्रिटो जनजाति है जो अंडमान के उत्तरी सेंटिनलीज द्वीप में रहती है। 30,000 साल पुरानी ये जनजाति मानी जाती है और पहली बार 1991 में भारतीय मानव विज्ञानियों की एक टीम थी जिन्होंने इनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। फिर जब कुछ बार जब आपदाएं आई, सुनामी के समय भी इनकी मदद करने की कोशिश की गई, तो बाहरी हस्तक्षेप को इन्होंने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया, हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर दिया। तो इससे यह पता चला कि इनको छेड़ना ठीक नहीं है, चूंकि इनकी संख्या भी बहुत कम है। पीवीटीजी के अंतर्गत इनको सूचीबद्ध किया गया है और द्वीप के अन्य 4 जो पीवीटीजी हैं उसमें अंडमानी, ओंगे, जारवा और शोम्पेन्स भी हैं। इन जनजातियों को भी यह दर्जा दिया गया है। तो आपको याद रखना है, और ये किस विनियमन के तहत संरक्षित किए गए हैं, तो ये जो आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 है, उसके तहत इनका संरक्षण किया गया है। तो इसका सही जवाब था। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपके लिए, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है, अर्थात तीनों राज्यों के जो जंक्शन का क्षेत्र है वहां पर स्थित है। दूसरा कथन है पश्चिमी और पूर्वी घाटों का पारिस्थितिक संगम है। तीसरा कथन है यह रिजर्व मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है, जो एशियाई हाथियों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। अब इसके आधार पर आपको सही कथन का चयन करना है। तो देखिए, इसमें अगर एक एक करके विचार करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्यों के त्रिजनसंघ क्षेत्र में स्थित है, सही है। पश्चिमी और पूर्वी घाट का पारिस्थितिक संगम है, यह भी सही है। और मैसूर
हाथी रिजर्व का हिस्सा है जो कि एशियाई हाथियों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। तीनों ही कथन आपके सही हैं, इसलिए विकल्प आपका सी सही होगा। देखिए अगर इसको आप मैप में देखेंगे इसकी स्थिति, तो यहां पर आपको 3 राज्य दिखाई देंगे। एक तो केरल आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा नीचे आपको तमिलनाडु भी दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको कर्नाटक भी दिखाई दे रहा है। और ये स्थिति आपको दिखाई दे रही है किसकी? दिखाई गई है आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की। तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो तीनों राज्यों के त्रिजंक्शन पर आधारित है, जो कि आपका पहला कथन था। दूसरा था यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों का जो है संगम स्थल है। तो देखिए ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है और इसके संगम स्थल पर ही इसकी स्थिति है, तो हम कह सकते हैं दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन आपका था यह मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है। तो तीसरे कथन को अगर हम देखेंगे, परीक्षण करेंगे, तो देखिए यहाँ डिफरेंट हाथी रिजर्व को दिखाया गया है। जैसे डांडेली ऊपर दिखाया गया है, मैसूर को दिखाया गया है, वायनाड दिखाया गया है, नीलगिरी दिखाया गया है, रायला दिखाया गया है। तो मैसूर की स्थिति वहीं पर है जहां पर आप इसकी स्थिति देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये उसका हिस्सा होगा। तो तीसरा कथन भी आपका था कि मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है जो एशियाई हाथियों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। तो इस लिहाज से आपके पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही कथन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? तो पहला, यह देश के दक्षिण पूर्वी घाट में स्थित है। दूसरा है रिजर्व में 3 वन्यजीव अभयारण्य सेंदुरनी, पेम्पारा, नायर, साथ ही कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं। अब इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करेंगे तो यह देश के दक्षिण पूर्वी घाट में स्थित है, पहला कथन कहता है, जो कि गलत है। वास्तव में यह देश के दक्षिण पश्चिमी घाट में स्थित है, क्योंकि पश्चिमी घाट का यह सबसे दक्षिणी स्थल है। तो पश्चिमी घाट का यह पार्ट है, न कि पूर्वी घाट का। तो इस लिहाज से पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन आपका सही है। यह रिजर्व जो है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, यहां पर 3 वन्यजीव अभयारण्य आपको दिखाई देंगे, शेंदुरनी, पेम्पारा और नायर, और साथ ही कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व भी यहां पर शामिल है। तो केवल दूसरा आपका कथन अर्थात बी विकल्प सही होगा। देखिए अगर बात करेंगे तो उसकी स्थिति कहां पर है? तो अगस्त्यमाला की स्थिति यहां पर है और ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट का ये दक्षिणी बिंदु है। तो इस लिहाज से ये आप यहां पर और स्पष्ट देखें, यहां पर इसकी स्थिति है और ये पश्चिमी घाट, आप जानते हैं कि यहां पर पश्चिमी घाट है। तो इस लिहाज से पहला कथन आपका क्या था कि देश के दक्षिण पूर्वी घाट में है, गलत हो जाता है, ये पश्चिमी घाट में है। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरा कथन आपका क्या कह रहा था कि ये 3 वन्यजीव अभयारण्य शेंदुरनी, पेम्पारा, नायर के साथ साथ कलकड़ मुंडनथुराई। तो कलकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तो है ही, साथ साथ आप देखेंगे यहां पर तीनों ही स्थितियां, यहां देखिए पेम्पारा भी है, इसकी स्थिति अगर इस पूरे बायोस्फीयर को आप देखेंगे तो पेम्पारा भी यहां पर है। इसके अलावा आप देखिए यहां पर शेंदुरनी भी है और यहां पर आप देखिए नयार भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो तीनों ही है, तो ये आपका कथन सही होगा। अब अगस्त्यमाला की अगर बात करें तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, 3500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और ये बायो रिजर्व का हिस्सा है और पश्चिमी घाट के सुदूर दक्षिण भाग में तमिलनाडु, केरल तक इसका विस्तार है। यहाँ पर एक प्रकार का फूल एक पाया जाता है जिसका नाम यहाँ देख सकते हैं आप, नील कुरिज्जी फूल है, जो कि 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसलिए भी ये मशहूर है, याद रखिएगा। लायन टेल्ड मैकाक, बंगाल टाइगर, नीलगिरी मार्टन, नीलगिरी तहर, मालाबार, स्पाइनी डोरमाउस, ये सभी यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रेट पाइड हॉर्नबिल, गौर, भारतीय बाइसन जिसको कहा जाता है, स्लॉथ, भाल, कानी जनजाति भी यहाँ पर निवास करती है। तो ये इसकी अन्य विशेषताएं हैं अगस्त्यमाला की, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवनिर्मित पंबन ब्रिज, जो पंबन ब्रिज काफी चर्चा में था, पुनर्निर्माण इसका हुआ, नया बनाया गया इसको, नवनिर्मित पंबन पुल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है यह 110 साल पुरानी संरचना की जगह लेगा जो कभी रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ती थी। दूसरा कथन है एडम ब्रिज मार्ग के माध्यम से भारत और श्रीलंका तत्कालीन सिलोन को जोड़ने का विचार पहली बार 1876 में खोजा गया। और तीसरा है नया पंबन पुल केरल में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। चौथा है यह भारत के दक्षिण पूर्वी तट से दूर रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच 48 किलोमीटर तक फैला है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं है पूछा गया है, तो यहां पर देखिए नया पंबन पुल केरल में नहीं, केरल का नहीं बल्कि ये तमिलनाडु का पहला वर्टिकल समुद्री, तो तमिलनाडु में स्थिति इसकी है, केरल यहां पर मेंशन है, ये गलत है। तो आपका सी विकल्प यहां पर होगा। ये आपका पूछा भी है कि कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो सी आपका सही नहीं, बाकी कथन सही है। देखिए ये मंडपम जो मुख्य भूमि है तमिलनाडु की, उसको कनेक्ट करता है रामेश्वरम से, रामेश्वरम द्वीप इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रामेश्वरम जो हिंदू धर्म में लोगों की आस्था होती है यहाँ पर, तो 4 धामों में से एक उसकी अवस्थिति होने के कारण इस द्वीप को इस नाम से ही जानते हैं, तो इसको कनेक्ट करता है। अब 535 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, काफी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? इसलिए चर्चा में था
कि ये जो है बीच से ये ओपन हो जाता है। जब भी कोई बड़े जहाज जाएंगे तो बीच से ओपन होगा और 17 किलोमीटर इसकी ऊंचाई 17 मीटर इसकी ऊंचाई, क्षमा करिएगा, 17 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो बड़े बड़े जहाज इससे क्रॉस हो जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि जो वर्टिकल लिफ्ट स्पैन इसको कहते हैं, मतलब वर्टिकली ये स्पैन हो जाएगा, ये इसकी क्वालिटी है, इसकी खासियत है। अब पुराने पुल से 27 मीटर उत्तर की ओर इसका छोटा शक्तिशाली समकक्ष खड़ा है जो समुद्र पर 2.07 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब यही इसकी खासियत इसको खास बनाती है, इसलिए इस पुल की काफी चर्चा हो रही है। पहले भी इस पुल को अगर हम कहें तो औपनिवेशिक काल में बहुत पहले ये बना था, तो वो कथन भी आपका सही था। अगला है सुदासरी प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से किस संरक्षण कार्यक्रम का हिस्सा है? विकल्प आपके सामने है। प्रोजेक्ट चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम, प्रोजेक्ट टाइगर, गिद्ध संरक्षण कार्य योजना। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है। जो सुदासरी प्रजनन केंद्र है बेसिकली ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए जो बेसिकली गुजरात, राजस्थान और गुजरात का जो क्षेत्र है वहीं पर इसका हैबिटेट है, तो उसके लिए ही ये सुदासरी प्रजनन केंद्र जो है उससे ही संबंधित है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम से। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हैं कि ये संकटग्रस्त पक्षी माना जाता है। इसका जो साइंटिफिक नाम आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स है और राजस्थान राज्य का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। राजस्थान के अलावा गुजरात में भी, इसके अलावा छिटपुट रूप में ये अन्य राज्यों में पाए जाते हैं। अगर देखेंगे अन्य राज्यों की बात करेंगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नाम आएगा, हालांकि वहां पर बहुत कम आबादी इनकी पाई जाती है। अब ये किस बात का द्योतक होते हैं? देखिए इनका पाया जाना यह बताता है कि वहां पर जिस स्थान पर यह पाया जा रहा है वहां पर घास भूमि प्रजाति इनको माना जाता है। तो घास भूमि पारिस्थितिकी का इंडिकेशन ये देते हैं कि अगर घास भूमि की जो पारिस्थितिकी है वो स्वस्थ दशा में है कि नहीं। अगर इनकी संख्या कम हो रही है तो इसका मतलब घास भूमि पारिस्थितिकी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वो कम हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नष्ट होना यह भी बयां करता है कि वहां पर जो घास भूमि है वो उस पारिस्थितिकी के संकट के होने की भी कहानी को बताता है। तो याद रखेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसी से सुदासरी प्रजनन केंद्र का संबंध है। अब देखिए इसकी स्थिति कहां है, तो देखिए ये बेसिकली राजस्थान, ये वाला जो पूरा एरिया है और कुछ हिस्सा इसमें राजस्थान के अलावा गुजरात का भी आता है। तो राजस्थान और गुजरात को इसका हैबिटेट माना जाता है। अब देखिए सुदासरी डेजर्ट नेशनल पार्क मैप में आपको दिख रहा है, यहां पर इसकी स्थिति है। फिलहाल राजस्थान में इसकी स्थिति दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ए है यह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। दूसरा है यूपी का एकमात्र स्थान है जहां बाघ और गैंडे दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं। तीसरा है सुहेली नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती है। और चौथा है यह ऊपरी गंगा के मैदानों के तराई भाबर आवास का हिस्सा नहीं है। अब देखिए इसमें से अगर एक एक करके कथनों पर विचार करें तो यह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, संरक्षित क्षेत्र भी है। पहला कथन बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में है, लखीमपुर जिले में आपको दिखाई देगा। और एकमात्र स्थान है जहां बाघ और गैंडे दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं, तो यह भी कथन सही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन भी है। सुहेली नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, बिल्कुल बहती है। सुहेली नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और ऊपरी गंगा के मैदानों में तराई भाबर आवास का हिस्सा नहीं है। तो देखिए तराई का ही बेल्ट है वो जहां पर इसकी स्थिति है। तो इस लिहाज से आपका डी विकल्प ये गलत हो जाएगा, ये गलत बात है। सही नहीं पूछा है तो डी विकल्प को आप सही कर लीजिए क्योंकि यह कथन आपका सही नहीं है। दरअसल वो क्षेत्र जहां पर यह स्थित है तराई भाबर क्षेत्र है। अब देखिए दुधवा नेशनल पार्क की स्थिति आपको दिखाई गई है मैप में, आप देख सकते हैं। और ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये नेपाल से सीमा भी बना रहा है, तो वो कथन उस लिहाज से भी सही है। और जिस नदी की अब बात की गई थी उस नदी को भी देख लेते हैं। तो दरअसल वो नदी आपको यहाँ देख रही है, सुहेली नदी आपको दिख रही होगी, यहाँ से बहती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं इसकी दूसरी सीमा सुहेली नदी भी बना रही है। तो दुधवा नेशनल पार्क में सुहेली नदी भी बही रही है। अब इस लिहाज से डी विकल्प आपका जो है वो सही था क्योंकि वो तराई क्षेत्र में इसकी स्थिति है, क्योंकि गोरखपुर लखीमपुर का वो जो एरिया है पूरा वो तराई बेल्ट ही माना जाता है। आप जानते हैं कि तराई बेल्ट कोई भी जो पहाड़ होता है, पर्वत होता है, उसके निचला हिस्सा माना जाता है, तराई बेल्ट होता है। यहाँ की भूमि में नमी पाई जाती है। चोराबारी बामक ग्लेशियर या गांधी सरोवर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए चोराबारी बामक ग्लेशियर या गांधी सरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसमें सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है उत्तराखंड राज्य में। ए विकल्प आपका सही होगा। चोराबारी बामक ग्लेशियर की अगर बात करें तो देखिए मैप में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में इस ग्लेशियर की स्थिति है। और ये ग्लेशियर क्यों चर्चा में था? तो दरअसल यहां पर जो GLOF की घटना होती है अर्थात ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग,
ये क्या होता है, तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पिघलने के बाद उनका जल जो ऊंचे पहाड़ों पर एक जलाशय का निर्माण हो जाता है। पिघल पिघल के ग्लेशियर एक जलाशय बना देते हैं, तालाब टाइप की संरचना बन जाती है जो चारों तरफ से उसमें ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, भरते रहते हैं। जब ये भंडार बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि वो आउटब्रस्ट होती है, अर्थात वो कंडीशन, उसमें विस्फोट होगा और वो ढेर सारा पानी जो कि ऊंचाई पर स्थित होता है, पर्वतों से जब पानी गिरता है तो उसका वेग इतना तेज होगा कि वो नीचे आते आते ढेर सारा मलबा अपने साथ ले आता है और एक विनाशकारी कंडीशन उत्पन्न करता है। तो इस लिहाज से GLOF के लिहाज से इसकी चर्चा थी। तो याद रखिएगा, चोराबारी बामा ग्लेशियर या गांधी सरोवर, जिसके पिघलने से, इस ग्लेशियर के पिघलने से जो सरोवर बना गांधी सागर सरोवर, देखिए चारों तरफ पर्वत है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यहाँ पर ये कंडीशन बन गई है। अब इतना पानी भर गया कि इसमें ब्रस्ट की कंडीशन होगी, तो चोराबारी जो ये टाल है, ये अगर ब्रस्ट किया तो निचले हिस्से में आते आते इसकी विनाशकारी लीला देखी जाएगी। तो इसलिए इसकी चर्चा काफी हो रही थी। तो इसकी स्थिति आपने देख ली। अगला प्रश्न है, मियार घाटी जो हाल ही में खबरों में थी, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, मियार घाटी ऑप्शन आपके सामने है, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम। तो मियार घाटी की अगर बात करेंगे तो मियार घाटी की स्थिति कहां है? हिमाचल प्रदेश में है। अब देखिए, मियार घाटी आप देखिए कहां पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, यहां पर मियार घाटी की स्थिति आप देख सकते हैं। क्यों ये चर्चा में था? तो मियार घाटी में एक जीव देखा गया, उसकी फोटो कैद की गई और ये जीव बड़ा दुर्लभ जीव था, इसी के कारण इसकी चर्चा फिर होने लगी। कौन सा जीव था? तो ये जीव था वूली फ्लाइंग स्क्वेरल। वूली फ्लाइंग जो स्क्वेरल थी, ये बहुत ही रेयर है और इसकी फोटोग्राफ, फर्स्ट फोटोग्राफ के कारण ये काफी चर्चा में था। तो याद रखेंगे, जो मियार घाटी है वो चर्चा में आने का कारण ही था, यहां पर किसको देखा गया? तो वूली फ्लाइंग स्क्वेरल को देखा गया, यानी कि उड़ने वाली एक गिलहरी इसको कहते हैं। हालांकि ये उड़ती नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये संरक्षित भी है, अनुसूची 2 में। और पेड़ों के बीच में यह घूमती है गिलहरी, पेड़ों से पेड़ों के बीच में, लेकिन उड़ती नहीं है, पेड़ों पे ही ज्यादातर रहती है, इसलिए इसको उड़ने वाली गिलहरी कहा जाता है। जमीन पर कम रहती है, तो पेड़ों पर रहने का मतलब ही है कि जमीन से संपर्क नहीं है, इसलिए इसको पुकारने का जो नाम है वो उड़ने वाली गिलहरी कहते हैं। इसके मुख्य आहार में फल, बीज, फूल, कोमल पत्ते, कीड़े, यही सब शामिल हैं। और ये साल में केवल एक बार प्रजनन करती है और एक बार में 1 से 3 बच्चों को ये जन्म देती है। तो ये काफी दुर्लभ होने के कारण इसकी चर्चा थी, तो याद रखिएगा। और अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है। तो इस सप्ताह का अभ्यास प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं और इसका जवाब आपसे अपेक्षित है कि कमेंट बॉक्स में आप भी अपने मस्तिष्क का एक्सरसाइज करें और जवाब दें, ताकि हमें लगे कि आप अपने हमारे कार्यक्रम से लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो प्रश्न है कि गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? गंगा बेसिन 11 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है, गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। अब इन दोनों कथनों के आधार पर आप बताइए कि इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या ना ही 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं मानचित्र पर आधारित कुछ नए प्रश्नों के साथ अगले सप्ताह। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।